हेलो एवरीवन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। लास्ट सेशन में हमने प्रोपोर्शन शुरू किया था। आज उसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर लिया था। आज हम पहले डायरेक्ट रिलेशन करेंगे और उसके बाद करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन और फिर बाकी और चीजें भी। राइट। तो ये जो हम करेंगे आज ये काफी अगेन में जैसे मैंने पूरा चैप्टर ही बता रखा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो इसको आप अच्छे से करें। राइट। ध्यान से ये वीडियो देखें। राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। राइट। अभी डायरेक्ट रिलेशन करते हैं। नाउ डायरेक्ट रिलेशन दो वेरिएबल में तब होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी बताया कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। अगर एक चीज बढ़ती है तो और दूसरी भी बढ़ जाती है, या एक चीज कम होती है और दूसरी भी कम हो जाती है, तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, वहां पे अगर एक चीज 20% से बढ़ रही है दूसरी भी 20% से बढ़ रही है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट वो स्पेशल केस होता है जहां पे दोनों में परसेंटेज चेंज प्रोपोर्शनल होते हैं या परसेंटेज चेंज सेम होते हैं। बट अगर कोई चीज 20% से बढ़ रही है और दूसरी 10% से ही बढ़ रही है तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन ही है। राइट। बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे दोनों चीज सेम परसेंटेज से नहीं बढ़ रही है, इसलिए इनका रेशियो सेम नहीं होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्योंकि परसेंटेज सेम दोनों में सेम रहता है तो हम बोलते हैं रेशियो ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज सेम एज द रेशियो ऑफ द फाइनल वैल्यूज। बट ऐसा हम डायरेक्ट रिलेशन में नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब मैं कहता हूं ए इक्वल टू के बी। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बट उसके साथ एक प्लस माइनस में कांस्टेंट और जुड़ जाए। राइट। एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर जुड़ जाए, कोई चीज फिक्स्ड हो और वो जुड़ जाए, राइट, तो उसको उस वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहता, ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये इन दोनों क्वांटिटीज ए और बी को प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ने देता है। तो इस वजह से दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। सो डायरेक्ट रिलेशन है। अब मोर इंपॉर्टेंटली इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं कि अगर कोई एक पैरामीटर है ए, मतलब इसकी वैल्यू है ए जो है वो बी पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो ए जो बनता है वो बी के टाइम्स बी प्लस एक कांस्टेंट से बनता है। तो इसका एक सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं पहले। फैक्चरिंग ये होती है, ये बहुत जगह यूज होगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ध्यान देखना आप लोग। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल बताऊंगा, वेरिएबल जो जो घटिया बढ़ सकती है वेरिएबल बोलते हैं, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो कि सेम रहती है, जो कि सेम रहती है, जो घटिया बढ़ नहीं सकती उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो आप समझो कि आपको क्या सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी। सपोज आपको मशीनरी खरीदनी है। अब मशीनरी खरीदनी है तो वो कॉस्ट फिक्स है। अब वो तो ये नहीं डिपेंड करेगी ना कि आप उसमें 100 यूनिट बना रहे हो या 1 लाख यूनिट बना रहे हो या 1 करोड़ यूनिट बना रहे हो, तो मशीनरी तो खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे आप दो भी बनाओ, चाहे एक ही बनाओ, चाहे एक भी ना बनाओ। राइट। तो मशीनरी की कॉस्ट हो गई फिक्स्ड। लेकिन रॉ मटेरियल, माना आपने कुछ चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उतने के हिसाब से आप बना सकते हो, मंगा सकते हो। तो वो कॉस्ट जो आप पड़ेगी आपकी रॉ मटेरियल की, वो जितने आपको यूनिट्स बनाने हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। लेकिन मशीनरी की कॉस्ट वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदल सकते। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो जाए जहां पे कुछ चीज वेरिएबल हो और कुछ फिक्स्ड हो तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट इज द केस ऑफ अ डायरेक्ट रिलेशन। जैसे हम डेली लाइफ की भी बात करें, डेली लाइफ में बहुत जगह ऐसी चीजें हमें फेस करने को मिलती है। जैसे सपोज मेरा मेरा जो मोबाइल है वो पुराना है और मेरा पोस्ट पेड कनेक्शन है। प्रीपेड चलता है आजकल लेकिन मेरा पोस्ट पेड कनेक्शन है। पोस्ट पेड कनेक्शन है मेरे पास तो मेरा रेंटल प्लान है। तो मतलब अगर मैं कुछ भी डेटा यूज ना करूं, कॉल भी ना करूं, तो मुझे 249 रुपीज जो मेरा प्लान है वो देने पड़ेंगे। राइट। तो वो रेंटल है। पर उसके ऊपर जितनी मैं कॉल करूंगा या डेटा यूज करूंगा वो वेरिएबल है, क्योंकि दैट डिपेंड ऑन हाउ मेनी कॉल्स आई एम मेकिंग एंड हाउ मच डेटा आई एम यूजिंग। सो वो वेरिएबल हो गया। वो वेरिएबल इसलिए हो गया क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो मैं अपने हिसाब से
अपने बजट को देखते हुए डेटा यूज कर सकता हूं, कॉल्स कर सकता हूं, लेकिन 249 मुझे देना ही देना है। तो वो 249 फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल है। जो डेटा का या कॉल्स का जो कॉस्ट है, जो भी पर यूनिट कॉल, वो एक कॉल के हिसाब से पैसा होता है, तो नंबर ऑफ कॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा कॉल्स की वजह से जो वेरिएबल बिल बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। तो ये होता है। ओला है, आपने ओला मंगाई, आपने घर तक मंगाई और आपने कहा पड़ोसी के घर जाना है, ऐसा करोगे नहीं, लेकिन अगर आपने किया तो वो कहेगा नहीं, इतना तो मिनिमम कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, 50 रुपीज या 100 रुपीज, राइट। तो चाहे आप इधर जाओ। और बाकी अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो एक वो उनका फिक्स कंपोनेंट होता है, बाकी वो किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बिल देते हैं। तो बहुत जगह, मैक्सिमम जगह पे डायरेक्ट रिलेशन ही होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आइडियल केसेस में होता है, बहुत कम जगह। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? जहां पे कुछ चीज वेरिएबल होती है और कुछ चीज फिक्स्ड होती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। तो आप मुझे इतना बताने के बाद आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो कैसे निकालते हैं? देखो, आप क्या देखो कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा निकलेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिट, जैसे फोन कॉल की मैं बात कर रहा था, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो एक कॉल के कॉस्ट माना 1 रुपया है और मैंने 100 कॉल करी, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये ऐसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि टेलीफोन के केस में जो मैं आपको बिल का, वेरिएबल बिल की बात कर रहा था, कॉल्स के हिसाब से मतलब 1 रुपए प्रति कॉल है अगर मेरा रेट कॉल्स का, और मैंने 100 कॉल करी है, तो मेरा वेरिएबल बनेगा 100 इंटू 1, 100 रुपीज, राइट। तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। बाकी 249 जो मैंने आपको बताया वो मेरा फिक्स कॉस्ट होगा, क्योंकि वो मुझे देना ही देना है, राइट। तो मेरी टोटल कॉस्ट में 100 रुपए आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि कॉल्स का बिल है, और फिक्स कॉस्ट होगा रेंटल, जो मुझे देना ही देना है। तो 249 प्लस 100 मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 349, राइट। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसे बेहतर समझ में आएगा। एक बार आप ट्राई करो, पढ़ लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं समझाता हूं। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखो इधर, वो कह रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। लीनियरली का मतलब होता है पावर 1, मतलब जैसे प्रोपोर्शन में हमारे पास था a इक्वल टू के बी स्क्वायर, तो ये लीनियर नहीं है, पावर 2 हो गई, तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो लीनियरली मतलब b का पावर 1 ही रहना, मतलब जब हम वैल्यूज ले रहे हैं तो उसमें पावर्स नहीं आनी चाहिए, पावर 1 रहनी चाहिए x और y की। मतलब अगर दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, तो उन दोनों की पावर 1 होना चाहिए, पावर में नहीं होनी चाहिए। ये मतलब होता है लीनियरली का। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिंग लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। तो जितने बोर्डर्स हैं, द एवरेज एक्सपेंस, एवरेज मैं आपको बता ही चुका हूं, एक का पर बोर्डर इज 600 व्हेन देयर आर 20 बोर्डर्स। तो टोटल कितना हो गया? टोटल मैंने आपको बताया कि एवरेज को 20 बोर्डर से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 600 इंटू 20, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। ये बन गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये कुछ पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरिएबल है, तो हमें टोटल कॉस्ट को वेरिएबल किस वजह से होगी? वेरिएबल एक बॉर्डर की अज्यूम करेंगे, से एक्स हम करेंगे एक बॉर्डर की कॉस्ट, वन बॉर्डर, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पर बॉर्डर आप ये बोल सकते हो इज एक्स। तो 20 बॉर्डर की कितनी बन गई? 20x, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हो गया आपका y। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बना के करने वाला हिसाब किताब है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसको सोच के भी कैसे कर सकते हैं, बट अभी तो ये ध्यान रखो कि ऐसे इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। तो 600 इंटू 20 हो गई टोटल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज था 600 जब 20 बॉर्डर थे, तो टोटल कॉस्ट हो गई एवरेज इंटू नंबर ऑफ बॉर्डर्स, 600 इंटू 20 टोटल कॉस्ट हो गई, क्योंकि अब बनेगी 12,000, नहीं हाँ 12,000 बनेगी। सो 12,000 हो गया हमारे पास इक्वल टू 20x प्लस वाई। ये पहली इक्वेशन आ गई। 20x कैसे आया? मैंने एक बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट मानी x और 20 बॉर्डर थे, तो 20x। मैंने आपको बता रखा है वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी, एक यूनिट का मान के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां एक बॉर्डर की x मानेंगे, तो नंबर ऑफ बॉर्डर्स 20 है, तो टोटल हो गई 20x, और फिक्स कॉस्ट हो गया y। तो आपके पास
1200 हो गया इक्वल टू 20x प्लस वाई। ऐसे ही हमारे पास जब 500 बनती है टोटल कॉस्ट पर एवरेज कॉस्ट जब 40 है, तो टोटल हो जाएगा 500 इंटू 40 जो कि होता है 20,000। ये मैंने 500 इंटू 40 किया, रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं। और ये बन जाएगी, अब एक बॉर्डर की अगर x है तो 20-40 की कितनी हो गई 40x, है ना। और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी y, चाहे वो कितने भी बॉर्डर हो फिक्स कॉस्ट आपकी y ही रहेगी। अब आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल जैसे साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कर दो, सीधा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 20x आ जाएगा 8,000, राइट। तो x आ जाएगा आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट पर बॉर्डर आ जाएगी आपके पास, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगी 400। अब x को 400 कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख दो, सपोज यहां रख दिया आपने, तो आपके पास बना 12,000 इक्वल टू 400 इंटू 20, राइट। ये हो जाएगा 8,000, 20 इंटू 400 विल बी 8,000 प्लस वाई। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो आ गई 4,000 फिक्स स्टॉक कॉस्ट। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी 4,000। अब एक बार एक्स और वाई आ गया, अब वो पूछ रहे व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस पर बॉर्डर देयर आर 100 बॉर्डर्स। पहले तो टोटल निकाल लो, तो टोटल कॉस्ट जब 100 बॉर्डर्स हैं तो कितना ही होगी 100x प्लस वाई, है ना, जैसे कि हमने यहां किया। अब x भी पता है y भी पता है, वैल्यू रख देंगे 100 इंटू 400 और y है हमारा 4,000, तो ये आ गया 40,000 प्लस 4,000 44,000। 44,000 है टोटल कॉस्ट ऑफ 100 बॉर्डर्स। वो पूछ रहे एवरेज, एवरेज होता है एक का, तो 44,000 एवरेज कॉस्ट आ जाएगी पर बॉर्डर विल बी 44,000 अपॉन 100 जो कि आ गया 440। सो इससे हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा एक एल्जेब्राइक प्रोसेस है, थोड़ा एल्जेब्रा लग रहा है, लीनियर इक्वेशंस, लेकिन सोच के देखो कैसे कर सकते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको एक नजरिया दे रहा हूं, देखो ये ऐसी चीजें सोच के हम दिमाग हमारा खुलता है एक तो, और हम कलम का कम इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। आप मुझे बताओ ये जो 12,000 और 20,000 में जो फर्क है, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से तो आएगा, फिक्स तो सेम है। इतना समझ में आना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट पहले भी सेम थी, बाद में भी सेम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 8,000 का, ये किस वजह से आ रहा है 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। 20 का टोटल कॉस्ट था 12,000, 40 का था 20,000, तो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होगा। तो आप देखो 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट मिल गई मुझे यहां से सीधा, 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 8,000, जो कि यहां से देखो निकल के आया था, हम सब ट्रैक कर रहे थे, लेकिन सोच के कर सकते हैं कि 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है 8,000। अब 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट 8,000 है, यहां 8,000 में रख दूंगा जैसे कि मैंने किया था यहां, देखो अब पता सीधा ही चलता नहीं है, मैं एक्स क्यों निकालू, सीधा पता है 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8,000, तो मैंने सीधा 8,000 रख देना है यहाँ पे। तो वाई कितना आ गया हमारे पास 4,000, तो फिक्स कॉस्ट मिल गई 4,000। अब वो कह रहे 100 बॉर्डर की टोटल कॉस्ट, 100 बॉर्डर की टोटल कॉस्ट के लिए 100 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो 4,000 ही है। 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है, हमने पता किया अभी 8,000, तो 100 की कितनी होगी 5 टाइम्स, खुद से जो 25 इज 100, तो कॉस्ट भी तो 5 गुना हो जाएगी, तो 8,000 इंटू 5 40,000, तो 40,000 आ गई वेरिएबल कॉस्ट और 4,000 है आपकी फिक्स कॉस्ट, तो 44,000 बन गई आपकी कोई। तो यही चीज हम दिमाग चला के कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे, बस इतना ही फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधा सीधा देखा कि भैया ये जो डिफरेंस है 8,000 का, ये 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही है, और 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं यहां रख दूंगा 8,000, तो मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गई दिमाग में ही 4,000, और 4,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, और 20 बॉर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है 8,000, तो 100 की 5 गुना होगी 40,000, 40,000 प्लस 4,000 44,000 मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 100 बॉर्डर की, और उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 440 मेरा एवरेज कॉस्ट पर बॉर्डर आ जाएगा। सो ऐसे हम इसको सोच के कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं आपको करना ही पड़ेगा, राइट, कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए जितना हम दिमाग चला सकते हैं चलाएंगे, लेकिन कहीं कहीं तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा मैकेनिकल प्रोसेस हो ही जाता है कैट में, कहीं कहीं इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। जो लास्ट ईयर का पेपर आया उसे देखते हुए तो जहाँ पे दो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही थे जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, राइट। सो अब तो खैर हमें कैलकुलेशन पे भी पूरा फोकस करना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट, ये भी एक बार पढ़ लो, ये अभी कैट में हाल ही में क्वेश्चन आया है, इसको देख लो। चलिए आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अब वो कह रहा है वन पार्ट ऑफ हॉस्टल, वही है
expenses fixed and the other is proportional to the number of boarders, मतलब वेरिएबल, वही मतलब होता है, राइट, proportional to the number of boarders. The hostel collects 1600 per month, मतलब ये हॉस्टल चार्ज कर रहा है, मतलब ये इसका रेवेन्यू है पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर. When the number of boarders is 50, the profit of the hostel is 200 per boarder. And when the number of boarders is 75, the profit of the hostel is 250 per boarder. When the number of boarders is 80, find the total profit. अब ये प्रॉफिट पूछ रहे हैं. देखो यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है और ये 1600 वो जो कलेक्ट कर रहा है ये एक्सपेंस नहीं है, ये रेवेन्यू है, राइट. 1600 तो वो चार्ज कर रहा है ना, तो ये तो रेवेन्यू आ रहा है, बट प्रॉफिट 200 है पर बोर्डर. कब? जब 50 बोर्डर है. तो 1600 में से 200 गए, 1400 हो गया एक्सपेंस पर बोर्डर. एक्सपेंस कितना हो गया? 1400 पर बोर्डर. एक्सपेंस हो गया आपका. इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? जो चार्ज कर रहे हो उसे रेवेन्यू बोलते हैं, माइनस प्रॉफिट, वही एसपी माइनस सीपी. एसपी माइनस प्रॉफिट इज सीपी और सीपी को एक्सपेंस बोलते हैं. तो 1600 चार्ज कर रहा है, प्रॉफिट 200 है, तो एक्सपेंस हो गया 1400 पर बोर्डर या पर पर्सन पर बोर्डर. तो 1400 इंटू कितने थे ये? तब कब था प्रॉफिट? 50. ये टोटल कॉस्ट हो गई. और ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोर्डर, मतलब 50 इंटू एक्स, ये तो वेरिएबल हो गई प्रोपोर्शनल टू बोर्डर्स, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाय. तो ये इक्वेशन बन गई, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही अभी बनाई है. क्लियर है? नेक्स्ट है कि when there were 75 बोर्डर्स तो प्रॉफिट था 250. तो 1600 में से 250 गया, आपको बना 1350. तो एक्सपेंस बना 1350. तो 1350 इंटू 75 इज इक्वल टू 75x प्लस वाई. ये दूसरी इक्वेशन है. अब इसको थोड़ा दिमाग में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज पहले तो या तो निकाल लो, राइट. ये कितना हो जाएगा? 70,000 इज इक्वल टू 50x प्लस वाई. और ये निकालना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 75 5 जा 375, 37, 225 और 37, 262, 26 और 75, 101. सो 101250 इज इक्वल टू 75x प्लस वाई, है ना. तो ये आ गया. अब मुझे पता कि जो डिफरेंस है इनमें कितने का? 31,250 का. 31,250 का जो डिफरेंस है वो 25 बोर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है. 25 बोर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है. देख सकते हो डिफरेंस. तो 50 की कितनी होगी? दिमाग में कर रहा हूं मैं. 50 की कितनी होगी? इसका डबल, 62500. 62500. वही आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, मैं दिमाग में कर रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस की वजह से ही तो आ रहा है इनका डिफरेंस. तो 31,250 का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से ही तो आता है. तो 25 बोर्डर्स की वेरिएबल कॉस्ट 31,250 है, तो 50 की कितनी होगी? 50 की मैंने निकाली, डबल कर दिया, 62500. अब वो यहां पे रख दूंगा मैं, तो मेरे पास जो y आ जाएगा वो आ जाएगा 70,000 में से 62,500 माइनस करेंगे 70,000 में से 62,500, तो 7,500 आ गया. तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी आ गई. तो ये बहुत आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब वो 80 बोर्डर्स की बात कर रहे हैं. तो 80 बोर्डर्स की अगर हम बात करें तो 80 बोर्डर्स का पहले तो प्रॉफिट पूछा उन्होंने टोटल. तो रेवेन्यू तो आ जाएगा 80 इंटू 600, ये तो हो जाएगा रेवेन्यू. और कॉस्ट हो जाएगी 80x प्लस वाई. और x कितना निकला हमारा? x निकला हमारा, x निकालने की भी जरूरत नहीं है. देखो यहां पे हम x निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे हमारे पास आया 50 का 62,500 है वेरिएबल कॉस्ट, है ना. तो 5 की कितनी होगी? 5 की 10 से डिवाइड कर दो, 6250. और 80 होता है 16 टाइम्स ऑफ 5. तो 6250 इंटू 18 इंटू 16 करूंगा मैं, सॉरी 18 नहीं 16 टाइम्स. तो ये आ जाएगा. थोड़ा सा वही है, वही प्रोसेस है, बट दिमाग चलाना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए. तो ये हो जाएगा 80, राइट. 16 5 88, 32, 40 और 100, राइट. तो जस्ट अ मिनट, 16
15 इंटू 16 विल बी 80 ना, हाँ ठीक है, 5 इंटू 16 विल बी 80, तो 16 5 जा 80, 32 और 40 16 6 जा कितना होता है, 16 6 जा होगा हमारे पास 96 और 4 ओके, तो ये आ गया 1 लाख, 1 लाख आ गया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लेता हूं, मैं क्रॉस कर लेता हूं चेक। ठीक है, हमारे पास हमने जब 5 का निकाला तो 10 से डिवाइड कर दिया, 6250 ठीक करा। 5 का कितने टाइम्स होगा 80, 16 5 जा 80 होता है, तो 16 टाइम्स 6 तो 6250 इंटू 16, 16 जीरो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 8 कैरी फॉरवर्ड, 16 2 जा 32 एंड 8 44 कैरी फॉरवर्ड, 16 6 जा 96 और 4 ओके ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें ये आ गया 1 लाख सीधा, कोई गलती नहीं करी हमने, बिल्कुल सही है। और इसमें ऐड कर दिया हमने कितना 7 कितनी थी 7250, फिक्स कॉस्ट थी जो y की वैल्यू थी 7500, तो हमारे पास आ गया 1,07,500, ये आ गया एक्सपेंस। और प्रॉफिट हो गया 000 और 16 8 होता है 128, तो 1,28,000। तो 1,28,000 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20,000। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट हाँ करने वाला है, क्योंकि ये किया जा सकता है। कुछ अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इक्वेशंस बनानी पड़ रही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बट आप इसको ऐसे कर सकते हो। राइट, चलिए आगे कर, चलो एक बार आप इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको आई विल सॉल्व इट फॉर यू। राइट, ओके। अब देखो ये एक रियल लाइफ से ही फिर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। हम अगर जब भी हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो लगेज का एक क्लॉज होता है कि कुछ तो अलाउड होता है, फ्री लगेज होता है, और उसके ऊपर अगर कुछ ज्यादा लगेज आ रहा है तो वो चार्ज करेंगे, वो चार्ज करते हैं। उनका एक पर केजी रेट होता है, तो जितना भी आपका, जैसे सपोज 15 किलो आपको फ्री है, तो आपका वेट, लगेज का वेट है से 25 किलो, तो वो 10 किलो एक्स्ट्रा है, तो 10 इंटू सपोज उनका 100 रुपए है, तो 10 इंटू 100 आपसे वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना, क्योंकि एरोप्लेन में भी स्पेस लिमिटेड होती है, तो बहुत सारा अगर लगेज सबको लेके जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई दे कीप दिस क्लॉज कि भाई आपको अगर एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 15 किलो वो फ्री देते हैं, उसमें आपके लिए कोई चार्ज नहीं करते। तो यही इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, जरा एक बार आप पढ़ो, ट्राई करो। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। कह रहे an aeroplane has a certain free luggage allowance and charges for excess luggage at a fixed rate per kg. Two passengers Ramu and Pooja have 80 kg of luggage between them, मतलब दोनों का मिला के 80 है, and are charged rupees 1000 and 3000 respectively for excess luggage. Had the entire luggage belonged to one of them, the excess luggage charge would have been 6000. What is the weight of Pooja's luggage? What is the free luggage allowance? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम करें पूरा मेथड के साथ, तो पहले 80 केजी था, 80 केजी टोटल वेट था, उसमें से माना एक्स था पूजा के पास, तो रामू के पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा रामू के पास होगा 80 माइनस एक्स। अब माना ए केजी है फ्री लगेज अलाउड, कितना ए, तो ए केजी मान लिया हमने कि फ्री लगेज अलाउड है। अब अगर ए केजी फ्री अलाउड है तो चार्ज कितने के लिए हुआ, पूजा का एक्स माइनस ए, और रामू का 80 माइनस एक्स माइनस ए, इसके लिए वो चार्ज किए गए। सिंपल सी बात है, मैं ए को फ्री मान रहा हूं और इतना लगेज पूजा के पास है, इतना रामू के पास है, तो वो जो चार्ज किया जाएगा
वो किया जाएगा x माइनस ए हटा देंगे, मतलब वो तो फ्री है, ले जा सकते हो आप, और इसका भी ए हटा देंगे, तो इतने केजीज के लिए चार्ज किया जाएगा, और चार्ज किया जाएगा माना y रुपीज पर केजी। तो जो पैसा पूजा देगी वो होगा x माइनस ए इंटू वाई, और पूजा ने कितना दिया, राइट, रामू, पूजा ने दिया 3000, और रामू 80 माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई विल बी 1000। तो दो इक्वेशन आ गए, लेकिन 3 वेरिएबल हैं, तो एक और चाहिए। एक और कैसे आएगी, जब वो कह रहे कि सारा का सारा लगेज किसी एक के पास होता 80, तो तब तो फ्री सिर्फ ए होता, तो तब वो चार्ज होता 80 माइनस ए के लिए, और चार्ज होता वाई के रेट पे, और तब 6000 रुपए। अब आप ये देखो, ये बहुत अलजबरा है इसमें, अगर हम इसे सॉल्व तो कर लेंगे, वाई को आप 3000 अपॉन एक्स माइनस ए लिखो, 1000 अपॉन 80 माइनस एक्स माइनस ए लिखो, और 6000 को 80 माइनस ए लिखो, और y की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो तीनों को इक्वेट करके आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए, राइट। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, करने के लिए मैं कर सकता हूं, जैसे y की वैल्यू आ गई कहां से, 3000 अपॉन एक्स माइनस ए, यही y की वैल्यू है 1000 अपॉन एक्स माइनस 80 माइनस एक्स माइनस ए, और यही y की वैल्यू है 6000 अपॉन 80 माइनस ए। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी 2 बार, इसको कर लो और फिर इसको, इन दोनों को कर लो, इक्वल है ना, तो आपके पास दो इक्वेशन एक्स और ए में आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। बट अगर हम इसको थोड़ा अलग से करना चाहें, अलग से कैसे करना चाहें, मैं कह रहा हूं कि आप ये बताओ कि अगर रामू ने 1000 रुपए दिए और पूजा ने 3000 रुपए दिए, सोच के बताना मुझे, तो इसका मतलब जो चार्जेबल लगेज है पूजा के पास वो रामू का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि 1000 वो दे रही थी, बस चार्जेबल लगेज तो सेम रेट से हो रहा है ना, एक को तो बाहर निकाल दो, एक तो फ्री है, तो जो चार्ज हो रहा है, जितना वो चार्ज हो रहा है उतना ही टाइम्स लगेज भी होगा। अब रामू 1000 रुपए दे रहा है, रामू इज पेइंग 1000, ठीक है, और पूजा इज पेइंग 3000, तो इसका क्या मतलब है कि अगर रामू का चार्जेबल लगेज x है तो पूजा का 3x है, और फ्री लगेज तो सेम है दोनों सबके लिए, तो a प्लस एक्स है और a प्लस 3x है। इतना लगेज मैं मान रहा हूं किसके पास है, रामू के पास, और इतना है पूजा के पास। इतनी बात समझ में आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स की वजह से डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल की वजह से आता है। तो ये जो फ्री लगेज है यहाँ फिक्स्ड है, तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा, वेरिएबल। तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका लगेज अगर चार्जेबल लगेज इसका x है तो इसका 3x है, तो टोटल लगेज रामू का a प्लस एक्स हो गया और पूजा का a प्लस 3x हो गया। बट वो कह रहे हैं कि अगर किसी एक के पास ये सारा लगेज, तो वो राइट, इफ वन ऑफ देम, राइट, ओनली वन ऑफ देम हैज द लगेज, एक के पास ये सारा लगेज, तो 6000, तो उसका चार्जेबल लगेज 6 गुना होगा, तो 6x होगा उसके पास, तो a प्लस 6x है, a प्लस 6x। लेकिन आप ये बताओ, जितना लगेज ये है उतना ही लगेज ये भी है, कोई फर्क थोड़ी है, फर्क थोड़ी है दोनों में। तो 2a प्लस 4x इज इक्वल टू a प्लस 6x। जितना लगेज तो सेम ही है ना, 80 किलो, चाहे वो एक के पास हो चाहे दोनों को मिलाकर, लगेज थोड़ी घट बढ़ जाएगा, लगेज तो उतना ही रहेगा। बट ए यहां पे टोटल लगेज था 2a प्लस 4x और यहां पे a प्लस 6x, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया कि a इज 2x, a इज 2x, मतलब जो फ्री लगेज है वो 2x है। तो आप देखो, अब रामू के पास टोटल लगेज हो गया 3x, a को 2x रख दिया, और पूजा के पास हो गया टोटल लगेज 5x, और 8x आ गया हमारे पास, 80 दे रखा है, तो x आ जाएगा 10। तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 10 है, और x की वैल्यू 10 है तो रामू पे कितना है लगेज, 10 प्लस आप निकाल सकते हो, x अगर 10 है तो फ्री लगेज कितना हो गया, a की वैल्यू 2 इंटू 10 20, तो रामू का टोटल लगेज आ गया 20 प्लस 10 30, और पूजा का टोटल लगेज आ गया 20 प्लस 3 इंटू 10, और वैसे भी 80 में से माइनस कर दो तो ठीक है, 50 हो जाएगा। सो पूजा के पास टोटल लगेज 50 हो गया और रामू के पास 30। तो ये बहुत लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वेशन वाला मेथड बहुत बड़ा हो रहा था,
तो लॉजिक क्या कहता है कि भैया वेरिएबल की वजह से ही फर्क आता है, फिक्स की वजह से कोई फर्क नहीं आता। तो अगर ये 1000 दे रहा है रामू और पूजा 3000 रुपए दे रही है, तो ये 2000 का फर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मतलब चार्जेबल लगेज की वजह से है। तो अगर ये 1000 है और ये 3000 है और इसका चार्जेबल लगेज एक्स है, तो इसका 3x होगा। तो वही लिख दिया मैंने, a प्लस एक्स। ए प्लस एक्स किसका है? टोटल रामू का, और पूजा का हो जाएगा a प्लस 3x। ठीक है, a तो सेम है। अब वो कह रहा है किसी के पास, एक के पास ही टोटल लगेज होता तो 6000 देते, 6000 देते तो उसका चार्जेबल लगेज होता 6x। फ्री लगेज अलाउंस तो अभी भी a ही है, तो a प्लस 6x, बट लगेज तो पहले और बाद में सेम है। तो a प्लस 6x इज इक्वल टू दिस, और उससे हमने सॉल्व करके x और a की वैल्यू निकाल ली। तो बहुत इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया। तो दिमाग लगा के बहुत आसानी से ये सॉल्व किया जा सकता है गाइस, वरना इसका सोल्यूशन काफी लंबा हो जाएगा। सो प्लीज इंश्योर कि ये चीजें आप सीखते रहो, कैसे रिलेशंस हम। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि जो डिफरेंस आता है ना कॉस्टिंग में, टोटल कॉस्टिंग में भी जो डिफरेंस आता है वो वेरिएबल की वजह से ही आता है, फिक्स की वजह से नहीं आता। तो ये एक लर्निंग है, जो आपको एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ध्यान में लेके चल रहा हूं। चलिए, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है कि वन थिंग इंक्रीजेस एंड देन द अदर डिक्रीजेस इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी इसका मतलब मैं आपको गहराई से समझाऊंगा, बट आप अभी एक चीज समझो कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। तो जैसे हमने डायरेक्ट में लिखा था, इनडायरेक्ट में ऐसे लिखते हैं इसको, 1/b। तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, इसे रीड किया जाता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। लेकिन अगेन इक्वेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा, मैंने बताया था k होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वेशन बना देते हैं a इक्वल टू k बाई बी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि a इंटू बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी कांस्टेंट? a इंटू बी विल बी कांस्टेंट, राइट। तो अगर दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इफ टू थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पहला चीज, जैसे मैंने डायरेक्ट में क्या बताया था कि उनका रेशियो सेम रहता है, रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वैल्यूज। तो अगर दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल वैल्यूज विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल वैल्यूज। तो डायरेक्ट के लिए आप रेशियो सेम रखोगे, इनवर्स के लिए आप प्रोडक्ट सेम रखोगे। सो प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल वैल्यूज विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फाइनल वैल्यूज। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसी को समझते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलता हूं कि ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ए 50 है और बी 100 है ना। तो इनवर्स में क्या बोल रहा था, समझा रहा था कि क्यों इनवर्स बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर ए कम होगा, माना ए कम हुआ 25 हो गया, तो बी बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहना है। तो इनका प्रोडक्ट है 5000, अब 5000 के लिए मैं इसे 200 बनाऊंगा तभी 5000 बनेगा। भाई प्रोडक्ट तो क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो ए और बी का प्रोडक्ट पहले 5000 था, तो अब भी 5000 है। अगर ये 25 हो गया तो ये 200 हो गया। तो इनवर्स कहने का मतलब है कि अगर एक चीज हाफ होती है तो दूसरी डबल हो जाती है। तो अगर कोई चीज अपनी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो गई तो दूसरी वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू की डबल हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक चीज अपनी इनिशियल वैल्यू की 2/3 हो गई तो दूसरी वैल्यू 3/2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये परसेंटेज में भी मैंने कवर किया था कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका असली रीजन यही होता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 150 हो गई, 150 हो गए मतलब 3 टाइम्स हो गया। अब हम सीधा ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 5000 की जरूरत नहीं है, ये 3 टाइम्स हो गया तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, आप प्रोडक्ट करोगे 5000 ही आएगा। तो अगर ए 50 से 150 हो गया तो 3 गुना हो गया, और ये 3 गुना हो गया तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ 100 कितना होता है, 100/3, तो ये 1/3 हो गया। तो यही चीज सीखनी है बस इनवर्स में। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में बहुत जरूरी है, आप ऐसे सोचो कि अगर कोई चीज अपनी इनिशियल वैल्यू की a/b टाइम्स हो जाता है तो दूसरी b/a टाइम्स हो जाएगी। तो एक चीज 1/7 होती है, दूसरी 7 टाइम्स हो जाएगी। एक चीज 3/4 होती है, दूसरी 4/3 टाइम्स हो जाएगी। एक चीज 5/4 होती है तो दूसरी 4/5 हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या, जैसे जितने भी फॉर्मूले हैं जहां एक चीज दो चीजों के प्रोडक्ट से बनती है, तो वहां पे ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रोल बहुत बढ़ जाता है। जैसे अब ये नेक्स्ट चैप्टर आप जब टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम करोगे तो हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब अगर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है
और डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमें पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्यों? क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ऐसी कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया मतलब स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप खुद सोचो, अगर आपको सेम डिस्टेंस भागना है और आप अपनी गति बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, तो समय आपको कम लगेगा। तो स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुछ सोच के करेंगे, बहुत बेटर है। मैथ्स में तो चलो सिंबल्स दिखते हैं, इक्वेशंस दिखती हैं, बट सोचेंगे तो और बेटर हो जाता है चीजें, हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है। तो इस वजह से मैं आपको सोच के भी बता रहा हूं। ऐसी एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस पर केजी इंटू क्वांटिटी। तो साफ सी बात है, अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, हमारा खर्च, हमारी तनख्वाह उतनी है, और कल को कीमतें बढ़ जाएं, जैसे कि आजकल बहुत बढ़ रही हैं, तो आपको उसी खर्चे में जो क्वांटिटी है वो कम मिलेगी, है ना। साफ सी बात है, आप प्राइस बढ़ गया आपका तो आपका उतनी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है। तो अगर आप उतना ही खर्चा करते हो और प्राइसेस कमोडिटीज के बढ़ जाते हैं तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, राइट। सो बस यही चीज का इसी का इसमें ये बहुत जगह इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और प्राइस 20% से बढ़ गया, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको बता ही रखा है 6/5, तो 6/5 हो गया ना। तो प्राइस अगर 6/5 हो गया, 20% बढ़ गया, तो 1 में 1/5 ऐड कर दो, 6/5 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5/6। मैंने अभी बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर 5/6 हो गई तो कितनी कम हो गई, 6 में से कितना पार्ट कम हो गया, 1/6, और 1/6 कितना होता है 16.66%। तो इसका बहुत सरल तरीके से आप आंसर दे सकते हो कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 20% एंड द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, सो द क्वांटिटी जो आपको मिलेगी वो अब कितनी कम मिलेगी, 16.66% कम मिलेगी। और ये कैसे किया हमने, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/5, सॉरी 6/5, 1 में ऐड कर दो क्योंकि ये बढ़ रहा है, 20% इंक्रीज है, तो 6/5। तो अगर मैंने आपको बताया एक चीज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में 6/5 टाइम्स हो जाए, दूसरी 5/6 टाइम्स हो जाएगी। 5/6 टाइम्स हो गई तो कितनी कम हो गई, 1/6 हो गया 16.66%। सिमिलरली डिस्टेंस के लिए देख लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं स्पीड को 25% से बढ़ाता हूं तो समय कितना परसेंट कम लगेगा सेम डिस्टेंस भागने में। तो आपको पता है 25% होता है 1/4, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 5/4। तो स्पीड अगर 5/4 हो गई तो टाइम टेकन विल बी 4/5, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 4/5 है तो कितना कम लग रहा है टाइम, 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। तो ये बहुत क्वेश्चन, ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो अब आगे करते हैं, राइट। देखिए अब इसी पे एक क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो फिर मैं समझाता हूं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। ओके, तो यहां बोला गया अ बॉय इज यूजुअली लेट फॉर द क्लास बाय 30 मिनट्स, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20% ही इज ऑन टाइम, फाइंड द टोटल टाइम विच ही टेक्स टू रीच द क्लास एट ओरिजिनल स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, वो लेट होता था पहले, तो जो भी स्पीड थी उस पर वो लेट हो रहा था। अब उसने स्पीड 20% से बढ़ा दी, तो बढ़ा दी तो 6/5s हो गई। मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 20% इज 6/5, 1/5 से बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो पहले टाइम t था, तो अब कितना टाइम लगेगा 5/6 ऑफ t, पुराने टाइम का 5/6। अभी बताया दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस सेम है। तो कितना समय बचाया उसने 1/6 t, और 1/6 t टाइम जो बचाया वो कितना है 30 मिनट, क्योंकि पहले वो आधा घंटा लेट था, अब टाइम पे आ रहा है तो आधा घंटा बचा रहा है। तो जो समय 1/6 t उसने बचाया वो कितने मिनट्स के बराबर है 30 मिनट्स। तो t कितना हो गया 180 मिनट्स, और वही पूछ रहा है वो टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड। तो 160 मिनट मतलब 3 आवर्स इज द आंसर। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत बार आप ये क्वेश्चन फेस करोगे, तो अगर आप ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इसका यूज करोगे तो बहुत अच्छे से आपको टीएसडी समझ में आ जाएगा, वरना ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। प्लीज समझो इसे, प्रोपोर्शनैलिटी यहां अच्छे से समझोगे वहां आपको टीएसडी अच्छा समझ में आएगा, राइट। चलो आगे करते हैं। एक बार आप लोग देख लो, ट्राई कर लो, राइट। अब यहां बोला जा रहा है इन अ रेजिमेंट ऑफ 600 सोल्जर्स फूड इज सफिशिएंट टू लास्ट फॉर 24 days. If after 4 days 200 more soldiers joins the regiment,
फॉर हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। नाउ अब यहां पे सोचने वाली बात है कि यहां इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है कि है नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि फूड के बारे में कुछ नहीं जाना कहा जा रहा है तो उसे कांस्टेंट मानेंगे कि फूड तो उतना ही है, खाना उतना ही है हमारे पास। अब खाना उतना ही है, 4 दिन बाद सोल्जर्स बढ़ गए तो दिन तो कम अब दिन खाना अब कम दिन चलेगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। साफ सी बात है, समझ जहन में लाओ बात को कि सिंपल सी, क्योंकि हम सोच के कैसे कर सकते हैं कि ज्यादा लोग होंगे खाना कम दिन चलेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसलिए इट्स इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि दिक्कत है कि 600 लोगों के लिए खाना 24 दिन चलना था, तो 800 के लिए कितना चलेगा। लोग स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे करते हैं। अब मैंने आपको बताया अगर दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो एक तरीका तो यह है कि 600 इंटू 24, ये 24 लेना गलत है, बस यहां पे ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट यहां 24 लेते हैं, 24 नहीं 20 लेंगे, क्योंकि बस ध्यान ये रखना है कि ये 20 होगा। 20 क्यों होगा, क्योंकि 4 दिन बाद की सिचुएशन है और 4 दिन बाद 20 दिन खाना चलेगा ना 600 लोगों के लिए। भाई खाना तो प्रोपोर्शनली कम होगा ना, तो 24 दिन का खाना 4 दिन में तो कम हो गया ना, 20 दिन का ही तो बचा, क्योंकि जो 200 लोग आए वो 4 दिन के बाद आए, तो 4 दिन का खाना भी तो खत्म हो चुका है, अब मैं उतना ही खाना थोड़ी ले सकता हूं। तो 600 लोगों के लिए खाना 20 दिन चलना था आफ्टर 4 डेज। आफ्टर 4 डेज 600 लोगों के लिए खाना 20 दिन चलता, क्योंकि प्रोपोर्शनली कम हो गया, बट 800 हो गए तो 800 के लिए एक्स है, तो हम क्या करेंगे 600 इंटू 20 इक्वल टू 800 इंटू एक्स। एक तो ये तरीका है। मैंने आपको बताया अगर दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल वैल्यूज, तो यहां से एक्स आ जाएगा 15 अगर आप सॉल्व करोगे, राइट। दूसरा तरीका यह है कि 600 से लोग 800 हो गए तो 200 बढ़ गए 600 पे, तो 1/3 बढ़ गए। 1/3 का मल्टीप्लाइंग बढ़ने का फैक्टर होगा 4/3, तो ये 4/3 होगा। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो 800 अपॉन 600, या फिर आप देखो 200 बढ़े हैं 600 पे, 200 बढ़े हैं 600 पे, 1/3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 4/3, मतलब 4/3 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स 4/3 हो गए, जो कि आप 800 अपॉन 600 करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेज कितने हो जाएंगे 3/4 ऑफ 20, ये सीधा आपके पास 15 दिन दे देगा आंसर। तो ये सोच के कर सकते हो, इसके लिए आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली। आपने देखा लोग 600 से 800 हो गए, 600 से 800 मतलब 4/3 हो गए, 4/3 हो गए, तो नंबर ऑफ डेज अब कितने होंगे 3/4 ऑफ 20, राइट। 1/4 ऑफ 20 आपको पता है कितना होता है 5, तो 3/4 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 15 दिन। तो ये सब कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड, राइट। चलो एक और करते हैं। वो कह रहे टोटल कॉस्ट ऑफ अ ट्रिप इज कांस्टेंट, द कॉस्ट पर हेड रिड्यूसेस फॉर 25 to 20 when 20 more people join in, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि टोटल कॉस्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम। सपोज आप पिकनिक पे जाते हो, आप कॉन्ट्री करते हैं, हम बोलते हैं ना कॉन्ट्री करना है, राइट। जिसे हम सब में डिवाइड करते हैं इक्वली, सारा पैसा जितना भी खर्चा है सब में बराबर बांटते हैं। तो एक आदमी की कॉस्ट को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो वही कह रहे हैं वो टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट पर हेड इंटू नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल ये होता है। अब क्योंकि कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल सी बात। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट पर हेड पहले 25 थी, मान लोग कितने थे पता नहीं, एक्स, और 20 हो गई जब 20 लोग और आ गए। अब आप देखो अगर कॉस्ट पर हेड 25 से 20 हो गई तो 4/5 हो गई, 5 25 पे कम हुई है, 5 25 पे कम, 1/5 कम हुई है, 1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होने का 4/5। या तो ऐसे देख लो या फाइनल अपॉन इनिशियल 20 अपॉन 25, तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट पर हेड 25 से अगर 20 हो गई तो 4/5 हो गई, कितनी हो गई 4/5। 20 25 का कितना फ्रैक्शन होता है 20 अपॉन 25, 4/5, तो आप बोल सकते हो कि 4/5 हो गई कॉस्ट पर हेड। तो नंबर ऑफ पीपल पहले एक्स थे तो अब कितने हो जाएंगे 5/4 एक्स, 5/4 ऑफ एक्स, 5/4 ऑफ एक्स हो गए तो कितने बढ़ गए 1/4 ऑफ एक्स किसके इक्वल है, देखो कितना बढ़ गया एक्स में, ये 1/4 बढ़ गया। 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कब होता है, जबकि चीज कितने से बढ़ जाती है 1/4 से, तो 1/4 ऑफ एक्स, और वो कितने लोग हैं 20, वो कह रहे जब 20 लोग आ गए, तो ऐसा कब हुआ जब 20 लोग आ गए, तो एक्स हो गया 80। तो हमें पता चल गया पहले 80 लोग थे, अब 20 लोग और हो गए तो 100 हो गए। अब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट पर हेड और कितने से रिड्यूस हो जाएगी अगर 25 लोग और आ जाए, तो 100 से, अब 80 से 100 हो गए थे, अब 25 और आ गए, मतलब फाइंड हाउ मच इट वुड फर्दर रिड्यूस इफ 25 मोर पीपल जॉइन्स द ग्रुप। मतलब 80 पे 25 नहीं,
अगर 25 किए होते, नहीं बोल रहे हैं वो कि मोर बोल रहा है कि 25 और आ गए, मतलब 20, 80 के पास 20 तो आ ही गए थे, अब 25 और आ गए तो 125 हो गए। अब मुझे बताओ यहां लोग कितने हो गए, 100 से 125, 5/4 कैसे निकाला? 125 100 का कितना फ्रैक्शन है? 125/100, 5/4, तो 5/4 हो गए नंबर ऑफ पीपल, तो कॉस्ट पर हेड हो जाएगी 4/5 ऑफ 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो 16 हो गई तो कितने से कम हो गई? देखो 16 भी ऑप्शन में, 4 भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रिड्यूस, तो रिड्यूस का आंसर होगा आपके पास 4, 16 नहीं, ये गलती हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बहुत आसानी से हमने इस मेथड से कर लिया, राइट। तो ये एक मेथड है। बाकी अगर प्रोडक्ट मेथड तो रहेगा ही रहेगा, आप कर सकते हो 25 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 20। पहले आप ये सॉल्व करो, प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो पहले कॉस्ट पर हेड 25 थी, लोग एक्स थे, अब है 20 और लोग है एक्स प्लस 20, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है कि 25 इंटू 80, अब लोग कितने हो जाएंगे? देखो पहले तो 20 बढ़े, तो 80 में 20 100, 125, सो y इंटू 125। 80 से पहले 20 बढ़े तो 100 हो गए, अब 100 में 25 ऐड करेंगे 125, तो फिर से प्रोडक्ट कांस्टेंट कर दिया तो y आ जाएगा, y करोगे 16। तो इस मेथड से भी आ जाएगा प्रोडक्ट कांस्टेंट के, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगती है, थोड़ा सा आसान रहता है और आगे ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोनों मेथड में से आप कोई सा भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, राइट। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें पास्ट ईयर्स में काफी क्वेश्चंस इन पे आए हैं, तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से करो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग मिक्स्ड प्रोपोर्शनैलिटीज फॉर अ बिट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, so that I will do in the next video, right? Till then, take care, have a nice day, bye bye.